वो कि सब लोगों ने वेकेशन में कुछ काम भी किया होगा, मस्ती को छोड़ के। तो जो अभी तक आप लोगों के 5 चैप्टर मैं ये मान के चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। कौन कौन से 5 चैप्टर? फंक्शन, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिको और कौन से पता है? 4 ही हो गए, 5 नहीं, 4 ही हो ना, इनवर्स ट्रिको, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और फंक्शन। ये 4 चैप्टर मेरी तरफ से सब लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए, एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल। अगर किसी का नहीं हुआ है तो मैं आज भी बोल सकता हूँ, जिनका फंक्शन नहीं हुआ है अभी तक अच्छे से, उसका अब यहाँ से लेके 5 महीने नहीं मतलब 4 महीने अब आपको कुछ समझने में नहीं आता। तो यहाँ आके बैठोगे, घर चले जाओगे, उसके सिवा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है लिमिट, जो अभी चालू करूँगा। लिमिट का नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट का मतलब है कि लिमिट साथ फंक्शन आएगा तो मुझे पूरा कैलकुलस समझ आएगा। उसमें फर्स्ट लिमिट समझ आएगा, लिमिट समझ आएगा तो आपकी कंटिन्यूटी समझ आएगी, कंटिन्यूटी समझ आएगी तभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी समझ आएगा तभी आपको ये पता चलेगा मैं कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, किसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो मतलब डिफरेंशियल समझ आएगा, डिफरेंशियल समझ आएगा तभी तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल समझ आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल समझ आएगा तो आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा, इंटीग्रेशन बना क्यों बनाया गया, उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। इंटीग्रेशन समझ में आएगा तो उसमें 2 पार्ट, इंटीग्रेशन डेफिनेट वो होगा तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझेगा, जिसको हम एरिया बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को ग्राफ समझा के समझाया था, राइट। और वो आएगा तो फिर लास्ट कैलकुलस का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा, जिसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों के साथ जरूरत पड़ती है। इट मींस अगर मेरा फंक्शन नहीं आता है तो आज, और उसके बाद फिर मेरा 12th का सिलेबस बाकी क्या रहता है, एक चैप्टर वेक्टर एसपीडी, बस एक प्रोबेबिलिटी, बस प्रोबेबिलिटी तो अपने नया चैप्टर मानता ही नहीं, ये तो 12th में 11th में रखा था आप लोगों का। और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोगों का लेट टू लेट अक्टूबर है। अभी क्या चल रहा है, जून चालू हो गया ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना है। तो मैं वेक्टर सीडी को अगर 1 महीना भी देता हूँ तो आज से लेके 4 महीने आपका आना और फिर बैठना है अगर फंक्शन नहीं आता। इसीलिए मैंने जब आपको यहाँ से छुट्टी दिया था तभी बोला था कि ये 15 दिन जो आपको मिला है उसमें आप लोगों को फंक्शन तो पहले कंप्लीट करना है। इनफैक्ट फंक्शन हम उसके बहुत पहले से चालू कर दिए सर, मैं आपको रोज बोलता था 10-10 क्वेश्चन भी करोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे पता है कि यहाँ पर बैठा हुआ किसी ने भी नहीं किया, 2-3 को छोड़ दो। क्यों मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि जो फंक्शन करोगे तो डाउट आएंगे, और डाउट आएंगे तो किसी को तो पूछोगे, और अब डाउट को पास किसी के भी डाउट नहीं है, जबकि आप लोग को बोल के फंसी जाते हैं हम लोग। ये तो फिर आप लोग बहुत मास्टर लोग हो कि आप लोग डाउट से नहीं आते हैं। भगवान भी आपको आपने पूछता होगा भाई इसका बता क्या करना है, क्योंकि आपको तो सब कुछ आता है। तो इसलिए बोलने का बहुत ज्यादा फायदा है नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज पता, हमसे ज्यादा पता है, तभी तो आप लोग अपनी मर्जी का करते हो, आप लोग हमारी बातें मानते हो। वहाँ बट एनीवे टाइम कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, सब बोल के कुछ फायदा नहीं है। कल और फ्राइडे ये दोनों दिन अभी भी मैं अपने केमिस्ट्री के क्लास के पहले डाउट क्लास रखूंगा फिजिक्स मैथ्स का फंक्शन के लिए, तभी भी आपका 1-2 दिन का टाइम है, अगर सर सबको तो कंप्लीट कर लो। उसके बाद अपना आपको टाइम मिलना है और मुझे बिल्कुल नहीं मिलना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर का नाम ऐसा होता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बोलते हैं एलसीडी। लिमिट है फर्स्ट पार्ट, देन कंटिन्यूटी और उसके बाद है डिफरेंशिएबिलिटी। ये बहुत ही कनेक्टेड चैप्टर है। हम लिमिट से चालू करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी पे जाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। पर जब हम लोग लिमिट की बात करें तो थोड़ा बहुत लिमिट हम लोग 11th में भी डिस्कस तो किया ही था। क्या होता है लिमिट, तो हमें बता पाए। अच्छा, लिमिट जब हम बोलते थे बेसिकली ये एक टाइम तक तो इसको लिखा ही लिमिटेशन ज्यादा था चैप्टर। इनफैक्ट ऐसे लिखा जाता था लिमिटेशन ऑफ एक्सटेंडिंग टू इट, इतना बड़ा लिखने की जगह पर भी शॉर्ट फॉर्म होकर लिमिट बना,
फिर लिमिट में से भी छोड़ करके लिमिट लाइन कर दिया, थोड़ा टाइम का पता नहीं कि यही बच जाए तो भी कोई परेशानी है। बट अभी ये छोटे छोटे होते यहाँ तक तो पहुंच गए लिमिट। इसको लिखते हो क्या आपने लिमिट को रीड कैसे करते हो आप लोग? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, इसका क्या मतलब होता है? एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच करता है बट ए के इक्वल नहीं हो पाता। जैसे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है ना, अगर इसका डोमेन पूछा जाए कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2। इसका मतलब कि मेरे पास एक मशीन है, उस मशीन पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 नाम का मशीन है। ये मशीन के अंदर इनपुट डालना तो मेरे हाथ में, आउटपुट ये खुद डिसाइड करेगा कि मुझे आउटपुट क्या देना है। पर इस मशीन की लिमिटेशन क्या है कि भाई इसके अंदर आप कुछ भी रखोगे तो लेगा आपसे, बट अगर 2 रखने जाओगे तो ये नहीं लेगा। तो मैं 2 डालूंगा ही, या तो डालूंगा तो वो मेरे को सिंटैक्स एरर करके वापस दे देगा अपनी वैल्यू को, तो लेगा ही। तो इसके पास एक कंस्ट्रेंट है, वो 2 नहीं ले पा रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। जैसे हर बंदे की कुछ लिमिटेशन होती है, मेरी भी आपकी भी सबकी होती है। तो वैसे इसकी लिमिटेशन क्या है कि वो 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जब ये 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो कोई तो ऐसी वैल्यू होगा जो उसका आंसर में नहीं दे पाता होगा, क्योंकि कोई तो एक वैल्यू है ना जो ले ही नहीं पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई तो ऐसी वैल्यू की जो आपको आंसर में नहीं दे पाएगा। तो वो क्या नहीं दे पाएगा, अगर ये मुझे पता करना है कि इसकी लिमिटेशन क्या है जो मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ये मेरे को दे दे, वो जो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी चाहिए इससे, वो कौन सी वैल्यू को लिमिटेशन लिमिट ढूंढ के देता है ना। बाकी सारे चैप्टर क्या करते हैं इसके, जो आपको वो वैल्यू बताते हैं जो आपका आंसर आ सकता है। ये चैप्टर वो बताता है कि जो आपका आंसर नहीं आ सकता। जैसे अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो एक्चुअली 2 नहीं हो सकते, बट 2 से बड़ा या 2 से छोटा हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। तो इसको हम लिखते कैसे? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन की वो वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे रेंज में मुझे कभी नहीं मिलेगा। और उसके लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये कौन सा फॉर्म है? 0/0। हमने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 हमारे लिए कैंसिल हो गया है ना। अब फिर एक्स को अगर हमने अभी तक तो मैं 2 रख नहीं पा रहा क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा, तब तो मैं डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, तो लिमिट रख पाऊंगा तो मेरा आंसर कितना है? 4। पर ये 4 तो तब आया ना जब मैंने एक्स की जगह पर क्या रखा? 2। बट जब हम लोग तो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि मैं अपने इनपुट में 2 तो रख ही नहीं सकता, बट लास्ट में तो मैंने 2 ही रखा, और 2 रखा तब मेरा आंसर कितना है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का आंसर कभी भी 4 नहीं, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ और लास्ट में तो ये क्या बन चुका है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2, नहीं बचा है ना। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अगर आप ग्राफ बनाओ इससे लीनियर इक्वेशन, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बना था? x को 0 रखा था y को आया, y को 0 रखा था x माइनस 2 आया। कहां से पास हो रहा है? -2, 0 एंड 0,2 से। पर ये लाइन एक जगह पर जाकर ब्रेक हो जाएगा, फिर वो वापस चालू भी हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पर वो ब्रेक होने वाला है? 2,4 पॉइंट होगा, क्योंकि आप एक ही जगह पर 2 नहीं रख पा रहे, जिससे उसका आंसर क्या नहीं आ रहा था? 4 नहीं आ रहा। तो 2 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है? 4, राइट। तो ये अब इसका मतलब यह कि अगर कोई मुझे पूछे कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? कि जिसका ग्राफ बनाओ तो मुझे हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े। क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं। ये कैसा ग्राफ है? कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है? लिमिट के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन है? जिसका लिमिट नहीं है तो उससे कंटिन्यूटी नहीं आता, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ कंटिन्यूस और कहाँ डिसकंटिन्यूस, राइट। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लिमिट का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि लिमिट आता ही कब है पिक्चर में? लिमिट के चैप्टर की जरूरत ही कब पड़ती है? जब पूरी किसी फंक्शन का कंस्ट्रेंट पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, राइट। तो वैल्यू किसी के रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं आएगा वो किस पे डिपेंड करता है? कितना रेंज में आप वो नहीं आएगा वो कैसे पता चला? इस फंक्शन की रेंज में सब कुछ हो सकता है बट 4 नहीं हो सकता। और 4 नहीं हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि उसके डोमेन में टू नहीं हो सकता, क्योंकि कोई से कैसी वैल्यू होगा जब वो अनडिफाइंड होगा, और जो अनडिफाइंड होता है उसको मैथमेटिकल लिमिट में कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब लिमिट पिक्चर में तभी आएगा जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक डिटरमिनेट फॉर्म, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो मतलब कि जैसे ये फंक्शन टू को छोड़ के बाकी सब जगह पर डिटरमाइंड है, बट एक जगह पर इनडिटरमाइंड है जहां पर आप लोग उसको वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं होगी वो मुझे पता करना होता है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन कौन से टाइप होते हैं? 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, 1 raised to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट raised to 0। ये सारे के सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपका लिमिट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस फॉर्म में नहीं होगा। हर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन किसी में से कोई फॉर्म में होगा, क्योंकि जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देगा तब तक तो मुझे पता ही नहीं करना है ना कि उसकी रेंज में क्या नहीं है। जब वो डिटरमाइन नहीं होता वो भी बैंक तो मुझे पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो पाती। इसलिए आपका हर क्वेश्चन इसमें से कोई एक फॉर्म को बनाता है। काफी बच्चों को लगता है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो सर कट नहीं हो जाता, वो इसलिए कट नहीं होता बिकॉज मेरी इनफाइनाइट और आपकी इनफाइनाइट की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। हमें पता ही नहीं इनफाइनाइट क्या होता है। या किसी को लगता है 0 into समथिंग तो सर 0 ही होता है, एकदम सही है, 0 into समथिंग 0 होता है, मतलब समथिंग क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो इनफाइनाइट इस दुनिया में किसको भी नहीं करता, इसीलिए 0 into इनफाइनाइट 0 नहीं होता है, 1 raised to इनफाइनाइट 1 नहीं होता है, बिकॉज वो वैल्यू अपने को नहीं पता है ना। इसीलिए ये सारे के सारे जहां पर भी पाएंगे वो सारे कौन से फॉर्म बनेंगे आपके? इनडिटरमिनेट। ठीक है। तो आपको जब भी किसी फंक्शन में जैसे जैसे लिखा जाता है, कभी कहीं पर पढ़ते हो कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f of x इक्वल टू b, इसका इंडायरेक्टली मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू a नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकता है? x टेंड्स टू a का मतलब क्या कि x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है? a को अप्रोच कर रहा है, बट a के इक्वल नहीं होने वाला। तो a के इक्वल नहीं होना तो फिर क्या होने वाला है? या तो इससे थोड़ा बड़ा या इससे थोड़ा छोटा। इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? a प्लस, इससे थोड़ी छोटी वैल्यू को a माइनस, और वो a प्लस को बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। a प्लस को क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट, और a माइनस को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड। a प्लस इज योर RHL, a माइनस इज LHS, RHL और LHS, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन के डोमेन में x की वैल्यू a को अप्रोच करता है बट उसके इक्वल हो नहीं पाता है, उसको पूरा ट्राई करता है कि मैं x इक्वल टू a हो जाऊं, मैं a पे पहुंच जाऊं, बट a पे पहुंच ही नहीं पाता है। इसकी वजह से ये फंक्शन हमें कभी भी b आंसर नहीं देता है, या b से थोड़ा बड़ा दे सकता है, b से थोड़ा छोटा दे सकता है, बट b के इक्वल नहीं दे सकते। जैसे इसको छोड़ के हमारा आंसर जब 4 आया तो ये इसका मतलब क्या कि फंक्शन का आंसर कभी भी 4 नहीं होगा। 4 से थोड़ी बड़ी वैल्यू हो सकती है, ये बड़ी वैल्यू है उसकी 4 प्लस है, या तो 4 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकता है? 4। वो 4 पे पहुंचने की पूरी ट्राई करता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं, बट वहां पहुंचता नहीं। ठीक है, राइट। जैसे इसको हम लोग अगर इस एग्जांपल से समझे कि भाई अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है या कोई भी डायग्राम है, उसके अंदर मैं इंसाइड को अगर दूसरा डायग्राम लेता हूँ और अगर कंपेयर करूँ कि दोनों डायग्राम में सर्कल और ट्राइंगल में किसका एरिया बड़ा होगा, तो सीधी बात है सर्कल का एरिया बड़ा होगा। किससे? ट्राइंगल से। एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने इस ट्राइंगल को चेंज करके क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब किसका एरिया बड़ा? सर्कल। सपोज अभी तक सर्कल का एरिया 4 यूनिट था, ट्राइंगल का एरिया 3 यूनिट था, तो अब सर्कल का एरिया आज भी 4 ही रहेगा, बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया 3 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। सपोज अब 3.2 हो गया, पर अभी भी एरिया किसका बड़ा है? सर्कल का। अब उस क्वाड्रिलेटरल को भी मैंने पेंटागोन बना दिया। अब किसका एरिया बड़ा? सर्कल। पेंटागोन का हेक्सागोन बना लूंगा तो हेक्सागोन का हेक्सागोन, ऑक्टागोन, डेनागोन, डेकागोन कुछ भी बना लूंगा तो एरिया किसका बड़ा होगा?
सर्कल का, पर जैसे जैसे मैं साइड बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे उस पॉलीगॉन का एरिया इंक्रीज होता जाएगा। तो पॉलीगॉन का एरिया किसके पास पहुंचने की ट्राई करेगा, सर्कल के एरिया मतलब 4 के पास पहुंचने की ट्राई करेगा। पर क्या होगा, कभी इक्वल टू 4 होगा कब, जब नंबर ऑफ साइड को कहां तक ले जाओ, इनफाइनाइट तक ले जाओ। बट क्या नंबर ऑफ साइड को इनफाइनाइट पे लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते है ना। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं, तो लिखते कैसे आते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ साइड, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकल टर्म का मतलब क्या होगा, भाई एरिया ऑफ द पॉलीगॉन जो है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, वो जैसे जैसे साइड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो उसका एरिया सर्कल के एरिया को अप्रोच तो करेगा, तो उसकी इक्वल कभी भी नहीं हो पाएगा। तो या तो उसके इक्वल होने के लिए उसके नंबर ऑफ साइड को कहाँ जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। इट मींस इसका एरिया ऑफ द पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड जब इनफाइनाइट तक पहुंचता है तो सर्कल के एरिया को अप्रोच करता है, बट वहां पे इक्वल नहीं होता। ठीक है, बट ये जो है अभी ये जो सेंटेंस, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी, क्योंकि नॉर्मली तो जब हम लोग बोलते हैं x टेंडिंग टू a, तो या तो a प्लस होता है या तो a माइनस होता है। a प्लस का मतलब क्या हुआ, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू, और a माइनस मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट से बड़ा तो नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट से छोटा। जब इनफाइनाइट की बात करते हैं तो फिर आगे से तो कुछ नहीं होगा वहां पर, इनफाइनाइट से बड़ा कुछ होता है, इनफाइनाइट से बड़ा भी तो इनफाइनाइट ही, इसलिए वहां पर हम उससे छोटिया एल से बोले आगे से बोले फिटनेस नहीं बनता, क्योंकि इनफाइनाइट से थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा छोटा हो तो किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये अगर आपने 12th की अगर टेक्स्ट बुक या 11th की टेक्स्ट बुक निकाल होगा जिसमें चैप्टर चालू हो जब वहाँ पर पढ़ो तो नीचे जो 2-3 पेज इन्होंने यही सारी चीजें समझाई होती है, बट उनका लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज होता है, जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको समराइज करके दे दिया कि भाई पूरे चैप्टर में हम बेसिकली वो पॉइंट पता करने की ट्राई करने वाले हैं जहाँ पर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, उसके आंसर में 4 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये माना कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है जहाँ पर वो डिसकंटिन्यू, वो पॉइंट की जहाँ पर वो डिसकंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिमिट के कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए जो अलग अलग अपने पास मेथड्स है, उसमें जो हम लोगों ने 11th में पहले तो डिस्कस किया था, फिर ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मली सिंप्लीफाई हो जाते हैं, मेरा काम बन जाता है फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन इसमें क्या किया मैंने, फैक्टराइजेशन तो किया, मुझे बोला जाए कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा मुझे पता करनी, इसका लिमिट की वैल्यू क्या होगी मुझे पता करनी। तो पहले तो फॉर्म कौन सा है, 0/0, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 के 2 फैक्टर, x माइनस 3n, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 2 फैक्टर, x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब तो मैं 2 3 रख सकता हूँ, फिर रखूंगा तो ऊपर 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 और नीचे 3 माइनस 2, तो आंसर क्या है 6। ये 6 क्या मिला, क्या मिला, जिस फंक्शन का आंसर जो 6 को अप्रोच करता है 6.001 हो सकते हैं, 5.999 हो सकते हैं, बट क्या नहीं हो सकता। जब मैं इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करूंगा तो मेरे को एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा 3,6 नाम का, सही है राइट। इसके अंदर एक मतलब इसको छोड़ के भी एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा, तो x इक्वल टू 2 भी होगा तब भी वो डिसकंटिन्यूअस होगा, बट वो एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू देगा वो इस क्वेश्चन से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से नहीं पता चलता। इसका आपको सिर्फ ये पता चल सकता है कि 3 पे ये कौन सी वैल्यू दे रहा हो, है ना। ये 6 आंसर तो तब आ जाता है जब मैंने x को 3 रखा होगा, तो इसका मतलब जब ग्राफ बनाने जाऊंगा तो एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का कंफर्म है, कौन सा पॉइंट है वो 3,6 नाम। ठीक है, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें हमने नॉर्मल बस फैक्टराइजेशन किया, हमारा काम हो गया। सेकंड ऐसे क्वेश्चन आते थे जो रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन,
कि भाई रूट्स वाले क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप लिमिट पुट नहीं कर पा रहे हो, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए रूट हटाने के लिए रेशनलाइज कर रहे हैं। लाइक तो ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट ऑफ x into 1 रूट x minus 1 x square minus 1। कौन सा फॉर्म है अभी? 0/0 है ना, पर अभी तो लिमिट नहीं कर सकते, रखने जाओगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, रूट हटाना होगा तो रेशनलाइज करते हैं, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1, क्या बनेगा x माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर क्या कॉमन है, x क्या रहेगा अंदर, तो ये x माइनस 1 अब तो मैं लिमिट रख सकता हूँ। अब जब लिमिट रखूंगा x को अगर 1 रखा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 into 2 का आंसर ही, ये 2 क्या मिला मुझे, इस फंक्शन का आंसर कभी नहीं होगा, बोले ये फंक्शन डेफिनेटली 1,2 पे डिसकंटिन्यूअस बनेगा। इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो कहाँ पर एक ग्राफ ब्रेक होता होगा, 1,2 पे, तो 100% ब्रेक होता होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को ध्यान आते इस तरह के अपने 3 या 4 डिग्री की लिमिट के टाइम पर सर्च कीजिए। एक्सपेक्टेशन पे था, एक वो एक्सलेरेशन पे डिग्री भी था, और हमारे टाइम पर उस टाइम पर हमने किया था इनफाइनाइट लिमिट के ऊपर। इसमें आप लोगों को लिमिट भी इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, लाइक लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n square plus 5n plus 7 upon 5n square minus 7n plus 9। कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। मैं इनको इनफाइनाइट रख ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं इनफाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिवाइड करके डिवाइड में लेके आ जाते थे, क्यों ऐसा, बिकॉज समथिंग बाई 0 किसको अप्रोच करता है, तो समथिंग बाई 0 अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करते हैं तो समथिंग बाई इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0। इसलिए हम कुछ भी करके इनफाइनाइट को डिवीजन में लेके आने की ट्राई करते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सबसे हाईएस्ट पावर हुआ करता है उससे हम लोग डिवाइड कर ले रहे थे। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, n स्क्वायर, अगर n स्क्वायर से डिवाइड करें तो ऊपर क्या बनेगा, 2 प्लस 5/n प्लस डिवाइड बाई 5 माइनस 7/n प्लस, अब n अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो 1/n किसको अप्रोच करेगा, तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0, तो आंसर ये आंसर 2/5, मतलब इस फंक्शन का आंसर कभी भी 2/5 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर आपके पास हाईएस्ट पावर जो भी आता था उससे हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड करके काम कर लेते थे। अगर ऐसे दिया होता तो limit of n tends to infinite 1 into n plus 2 into n minus 1 plus 3 into n minus 2 up to the n into 1, or divide by 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to the n cube। कौन सा फॉर्म है विद इक्वेशन, कौन सा फॉर्म होगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, करेक्ट। डिनोमिनेटर में सिग्मा इन क्यूब की फॉर्मूला लगा लेंगे, चलो डिनोमिनेटर में सिग्मा इन क्यूब की फॉर्मूला लगा लिया, क्या होता है सिग्मा इन क्यूब की फॉर्मूला, n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का ये क्वेश्चन लिमिट से ज्यादा सीक्वेंस में सीरीज था, जैसे लोग ने आपको स्टेटमेंट दिए ही था, स्टेटमेंट बनाना भी तो पड़ेगा, ऊपर को कैसे सोल्व करोगे, जैसे करते थे सीक्वेंस में सीरीज में जब ऐसे क्वेश्चन आते थे।
ये पूरी सीरीज किसी में भी है एफईएससी में? पूरी सीरीज तो किसी में भी नहीं है, पर इसका इंडिविजुअल टर्म देखो तो 1 2 3 ये किसमें? एफई में। एन माइनस और एन माइनस 2 भी किसमें? एफई में। तो फिर ये तो स्पेशल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो गया, जिसमें क्या करते थे अपने का टीएन टर्म ढूंढ लेते तो उसमें सिग्मा लगा लेते। ऐसे क्या होता है? सिग्मा ऑफ टीएन ही तो होता है, तो फिर इसका टीएन टर्म ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा इसका टीएन टर्म? तो फिर इसका टीएन टर्म क्या? तो जब टीएन टर्म ही नहीं ढूंढना आएगा तो मैं सिग्मा लगाऊंगा किस पे? ये तो टीएन टर्म नहीं ढूंढने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपको पता है कि ये भी एफई में है 1 2 3 4 एन माइनस 2 भी एफई में है, तो डेफिनेटली हर टर्म पे प्रॉपर पैटर्न होता होगा। जैसे इन दोनों का एडिशन करो कितना आ रहा है? एन प्लस इन दोनों का एडिशन करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इन दोनों का एडिशन करो कितना आ रहा है? तो इसमें अगर टर्म अगर आर है तो दूसरा टर्म कौन होगा? तभी तो दोनों का एडिशन एन प्लस 1 होगा। और आर कहां से चालू हो रहा है? 1 से। कहां तक जा रहा है? एन हो गया। आर को 1 रखोगे 1, यहाँ 1 रखा तो 1 इंटू एन आ गया, 2 रखा तो 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 2 से एन माइनस 1 आ गया। ये मुझे मेरा टीएन टर्म मिल गया। इसमें क्या करेंगे अब? सिग्मा यूज करेंगे, तो सिग्मा जब यूज करोगे तो सिग्मा का अलग अलग लगेगा। अरे इसमें वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? बदल कौन रहा है? आर वेरिएबल है, एन क्या है? आर अगर वेरिएबल है तो एन क्या है? कांस्टेंट है। तो वो तो सिग्मा के बाहर ऐसे निकल जाएगा। जैसे सिग्मा आर एन है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? एन टाइम सिग्मा फिर सिग्मा, इसको आप डायरेक्ट एन प्लस 1 इंटू सिग्मा भी कर लो तो भी चलेगा। एन प्लस 1 पूरा कांस्टेंट मान लेते हैं, तो एक टर्म को हमको लिखना पड़ेगा एन प्लस 1, ये कांस्टेंट, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ? सिग्मा, फिर आर इंटू आर सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। सिग्मा आर की फॉर्मूला सिग्मा आर का मतलब क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक? आर 1 से चालू के कहाँ तक जाना है? एन तक जा रहा है, तो 1 से लेके एन का एडिशन एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एन प्लस 1 ऑलरेडी एक बार था ना, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 1 तो क्या हो गया? एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला, सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये मेरा न्यूमरेटर बना। डिवाइड में कौन है? एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो पहले तो जितना कॉमन आता है उसका कॉमन निकाल के कैंसिल कर ले। क्या कॉमन है? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो एक बार वो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? ऊपर एक एन प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर 2n प्लस 1 बाई 3 बचेगा। ये बचेगा, तो n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 बाई 3 का एलसीएम भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, तो 3n माइनस 2n, n प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। ये होगा ना? तो समझ आ रहा है सबको? यहाँ पर n प्लस 1 बचा था, यहाँ पर 2n प्लस 1 बाई 3 बचा था, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, तो 3n प्लस 3 माइनस 2n, तो 3n माइनस 2n तो n होगा, और प्लस 3 माइनस 1 तो प्लस 2 होगा। और डिवाइड में n इंटू
n plus 1 by 2 एक बार कैंसिल हुआ ना, एक बार n into n plus 1 by 2 बचा होगा, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और एलसीएम का 3 नीचे आएगा ना, सही है ना, एलसीएम का जो 3 बचा हुआ 3 नीचे आ जाएगा, n into n plus 1 by 2 बचा हुआ उसका 2 ऊपर चला जाएगा, सही है। अब ये बचा, अब इनफाइनाइट का क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है ऊपर नीचे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ 1 by n प्लस 2 by n स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचने वाला है, इस तरफ लिख रहा हूं, डिवाइड में क्या बचा होगा 3 into 1 plus 1 by n स्क्वायर प्लस n है ना, n स्क्वायर से डिवाइड कर तो क्या बचा होगा 1 plus 1 by n, और फिर जब मैं इसको इनफाइनाइट रखूंगा तो नीचे क्या बचेगा 3, क्योंकि 1 by इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा 3, क्योंकि इनफाइनाइट क्वेश्चन में अगर आपका डिनोमिनेटर का पावर अगर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो ऊपर 0 आना ही आना है, और अगर न्यूमरेटर का पावर अगर डिनोमिनेटर से कम हो तो न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से कम हो तो आंसर 0 आना है, और उल्टा होगा न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो फिर नीचे 0 आएगा, तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाता होगा, ऐसा भी कभी बनता है, तो ग्रे केस में बनता है बट ऐसा बन सकता है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा, पर ये फंक्शन किसको अप्रोच करता होगा 0 को अप्रोच करता होगा बट 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन है कि जहां पर आप पहले सीक्वेंस सीरीज को यूज करके पहले स्टेटमेंट तक पहुंचो और फिर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं देंगे कि डायरेक्ट हाईएस्ट पावर से डिवाइड में ये काम होगा। फिर इसी के अंदर इनफाइनाइट में ही इसको कैसे करेंगे, बता पाएगा क्या करें, इसमें आप लोग को लिमिट बड़ा सकता है भाई, इनफाइनाइट लिमिट में दो ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक वो टाइम जिसमें हम लोग हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, और एक ये टाइम जिसमें तुम हाईएस्ट पावर ही ऊपर से डिवाइड करोगे किससे, तो फिर ये नंबर गेम हो गया। भाई पूरे नंबर सिस्टम में ऐसा कौन सा रेंज होता है कि जिसमें पावर इंक्रीज करता तो वैल्यू डिक्रीज होता है, 0 से 1, ये पूरे नंबर सिस्टम का वो रेंज है जिसमें अगर आप लोग पावर को इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। f of x is equal to a raised to power x where a is less than 1, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इस तरह का क्यों होता है, और वही a raised x में अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा क्यों, f of x equal to a raised to x के दो ग्राफ है, एक ये भी है और एक ये भी है, ये भी 1,0 से पास होता है, ये भी 0,1 से पास, तो अगर दोनों में फर्क क्या है, एक में वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, पावर को इंक्रीज करते जाऊंगा तो मेरा आंसर भी इंक्रीज होता जाएगा, और ये कौन सा ग्राफ है
डिक्रीजिंग के पावर को अगर इंक्रीज करते जाऊंगा तो मेरी वैल्यू कम होती जाएगी। तो वही एक्स को अगर आप इनफाइनाइट तक ले जाओ तो आपका ग्राफ किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो ये है ना, 0 से 1 एक ऐसे रेंज है, जैसे देखो ना, अगर 1/2 अगर मेरा बेस है तो 1/2 क्या होगा? 1/2 का पावर 2 क्या होगा? 1/4 1/2 का पावर 3 क्या होगा? 1/, आप पावर को इंक्रीज कर दो बट आपकी वैल्यू तो कम होती जा रही है। और वही पावर को इंक्रीज करते करते अगर मैं इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा तो किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। वो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जब भी नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कुछ भी करके कुछ नंबर को 0 से 1 के बीच में ले। अच्छा पहले बताइए अभी कौन सा फॉर्म है? कौन सा? इनफाइनाइट रेज टू 0। कौन सा फॉर्म है भाई? 2 रेज टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। रेज टू इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बोलते हो। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में डिटरमिनेंट कर सकते हो, इनफाइनाइट होता है, राइट? तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। ये तो आप लोगों का पता ही है कि भाई ये इनफाइनाइट होगा, उसका पावर 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। ये कौन सा फॉर्म हुआ? इनफाइनाइट रेज़ टू 0। तब इसमें करेंगे क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको अपने नंबर को जो 1 से बड़ा है वो मेरे कोई काम का नहीं, मुझे इसको कैसे भी कैसे 1 से छोटा बनाना। और 1 से छोटा कैसे बनाऊंगा? तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा तो पावर क्या लेके आएगा? 1/n। 3 का पावर 1/n क्या हो जाएगा? 3। अंदर क्या बचेगा? 2/3n प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 1/n। करेक्ट। अब अगर मैंने इसमें अगर इनफाइनाइट रखा तो 2/3 0 और 1 के बीच में उसका पावर इनफाइनाइट इसको अप्रोच करेगा। 0 को 0 प्लस 1 1 रेज़ टू पावर 1 बाय इनफाइनाइट 0 तो 1 रेज़ टू 0 1 into 3। जिसमें कि इस फंक्शन का आंसर 3 को अप्रोच तो करेगा बट 3 के इक्वल। क्या किया? n को इनफाइनाइट रखा तो समथिंग मतलब जो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होगा उसका इनफाइनाइट पावर 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1 हो जाएगा। 1 रेज़ टू पावर 1 बाय इनफाइनाइट 0 होगा और 1 रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 आएगी। वो 1 into 3 है। मैंने इसमें 2 रेज़ टू n कॉमन क्यों नहीं लिया? 3 रेज़ टू n ही क्यों कॉमन लिया? लेने को तो मैं 2 रेज़ टू n भी कॉमन ले सकता था। 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, वो 1 से बड़ा हो जाएगा 3/2। तो कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए हमने क्या किया? 3 रेज़ टू n कॉमन लिया। तो जब भी ऐसे कोई इनफाइनाइट के क्वेश्चन आएंगे जैसे नंबर की बात होगी तो आपको उस नंबर को कुछ भी करके 0 और 1 के बीच में लाना, फिर उसका वो वाला मेथड काम नहीं करेगा कि हाईएस्ट पावर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रूट ऑफ x² प्लस 1 माइनस x और फिर बोलते हैं कि इसको इवेल्यूएट करके दो। कौन सा फॉर्म? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो फिर डायरेक्टली सोल्व नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन इनफाइनाइट लिमिट का है तो फिर मेरे पास दो ही अप्रोच है। तो मैं हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड करके इनफाइनाइट को डिवाइड में लेके आ जाऊं, या तो फिर नंबर के हिसाब से नंबर को 0 और 1 के बीच में ले। इसमें तो नंबर की बात ही नहीं हो रही है, तो आपको वही मेथड बचा जो हाईएस्ट पावर को ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर में कुछ होना भी तो चाहिए, तो पहले डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? इसको रेशनलाइज करने के लिए किससे डिवाइड में रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस x है, ऊपर क्या बचेगा? x² प्लस 1 माइनस x² है ना। x² प्लस 1 इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वरना उसमें तो कांस्टेंट ही बन रहा है। x² प्लस x प्लस 3 कर लेता हूँ। अभी भी है तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में, और आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? x² प्लस x प्लस 3 प्लस x है, तो ऊपर क्या बचेगा? x² प्लस x प्लस 3
माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया होगा तो क्या बचेगा? अब ये जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? और फिर अब हाईएस्ट पावर के ऊपर नीचे डिवाइड, हाईएस्ट पावर कितना है? एक्स। जितने में एक्स स्क्वायर है बट रूट के बाहर आएगा तो एक्स ही तो हो जाएगा। एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 3/x और रूट एक्स स्क्वायर के मतलब रूट के अंदर जाएगा तो 1 प्लस 1/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x. Now x is approaching to infinite, therefore 1/x is approaching to 0. तो अब एक इनफाइनाइट रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो फिर बचा क्या लाभ है ना? रूट 1 is 1 इस फंक्शन का आंसर कभी भी 1/2 ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपसे लिमिट की बातें कर चुका हूँ ये पहले भी हो चुका है आप लोगों का, और फिर भी अगर वापस नोट डाउन कर ले सबको, फिर भी इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो क्लियर है।
था। तो ये तो हो गया आप लोगों के तीन मेथड के कमिंग में फैक्टराइजेशन, डेसिमलेशन और इनफाइनाइट। तो आपको सिंपलीफाई कर आपका काम हो जाएगा। अब अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसको हमारा सिंपलीफाई करना पॉसिबल ही नहीं, राइट, तब आप लोग को उसकी सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी जो भी हम लोग ऑलरेडी 11th में डिस्कस कर चुके हैं, क्या तो प्रॉपर्टी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, जो आपकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारे पास लिमिट में हर वो फंक्शन जिसको हम लोग यूज करते हैं सबकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक प्रॉपर्टी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a का डायरेक्टली आंसर किसके बराबर हो जाता है, n a रेज़ टू पावर n माइनस। ये याद ही होगा आप लोग को, तो आप डेरिवेशन नहीं बता रहा, वरना x की जगह पर a प्लस a से रख के y को यूज करके डेरिवेट हो जाता है। x टेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू a नहीं है, राइट, a को अप्रोच करते हो a के इक्वल नहीं है, फिर x क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, x की जगह पर a प्लस a रख सकता हूँ, x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, x किसको अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, if x is approaching to a then s is approaching to, x अगर a के इक्वल होगा तो s क्या हो जाएगा, तो x अगर a नहीं है तो s क्या नहीं होगा, जीरो, तो s जीरो नहीं होगा, उसको लिखोगे कैसे, s टेंड्स टू जीरो। ये पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाता है, और पूरा स्टेटमेंट ही क्या हो जाता है, लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू जीरो a प्लस s रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय a प्लस s माइनस है, तो फिर क्या बचेगा, s, a प्लस s माइनस है तो a कट जाएगा, राइट। अब यहाँ सब किसकी हेल्प ले सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम की, इसका एक्सपांशन करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म कौन होगा, a रेज़ टू n, एक्सपांशन तो याद ही होगा तुमको, कैसे होता है एक्सपांशन, NC0 a का हाईएस्ट पावर सेकंड का लोएस्ट पावर, उसके बाद NC1 a का पावर डिक्रीज होगा, s का पावर एक इंक्रीज होगा, उसके बाद वापस a का पावर डिक्रीज होगा, s का पावर इंक्रीज होगा, कहाँ तक जाएगा ये, NCn इंटू a का पावर 0 और s का पावर n, और लास्ट टर्म कौन है, a रेज़ टू n, NC0 की वैल्यू, NC0 की वैल्यू 1, s रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, तो बचा कौन, प्लस a रेज़ टू n, वो a रेज़ टू n और ये a रेज़ टू n, बट इन सब में से क्या कॉमन है, तो फिर लोएस्ट पावर कौन है, s, तो सब में से s कॉमन निकले तो वो s और ये s भी कैंसिल, फिर तो लिमिट लगा सकता हूँ, फिर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो s कॉमन लेने के बाद भी बाकी सारे टर्म में s बन जाएगा ना, उसमें जब आप s को 0 करोगे तो बाकी सारे के सारे टर्म सिर्फ कौन बचेगा, ये वाला जिससे NC1 की वैल्यू n a रेज़ टू n माइनस, अगर s को आपने कॉमन ले लिया तो क्या आंसर आ गया, n a रेज़ टू पावर n माइनस। ये कब यूज करना है, इसके दो कंडीशन, पहले तो फंक्शन आपको सिंप्लीफाई नहीं होता, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आप देखो कि आपका पावर सेम है क्या, पावर सेम और वही x माइनस, क्योंकि 0/0 का फॉर्म भी तो बनना चाहिए, ये कौन सा फॉर्म है, x को अगर a रखोगे तो फॉर्म कौन सा बनता है, इसका वो 0/0 का बनने का, अगर ऊपर x माइनस है तो नीचे भी तो फिर आप डायरेक्टली ये आंसर लिखो, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ है, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 x रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5/3 अपॉन x माइनस 2, तो मैं पावर 5/3 को सोल्व थोड़ी ना कर सकता, आता ही नहीं हमें सोल्व करना, तो फिर ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज हो सकता है, क्योंकि पावर सेम है और अब फॉर्म भी कौन सा है 0/, तो डायरेक्टली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 1 और 2 रेज़ टू पावर, क्या लगा है, n रेज़ टू पावर n। बट ये अप्लाई करने के लिए ये एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं है, तो अगर नहीं है तो फॉर्म लाना पड़ेगा, है ना, अगर नहीं है, सपोज अगर ऐसे दिया होता कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 x³ माइनस 27
अपॉन x रेज़ टू पावर 5/9 माइनस 3 रेज़ टू पावर 5/9। अभी आप लोग देखोगे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और अभी भी ये कौन सा फॉर्म है 0/0। तो सोल्व करोगे कैसे फायदा नहीं आता ही नहीं है। तो फिर आप ये प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, इसके बिना क्वेश्चन नहीं है। पर ये प्रॉपर्टी की हेल्प लेने के लिए अगर यहाँ पर पावर सेम है, पहले कंडीशन से पावर सेम होना चाहिए, और अगर ये लगाना होगा तो डिवाइड में कौन चाहिए, डिवाइड में कौन चाहिए x - 3। हम क्या करेंगे x - 3 से डिवाइड हो। अच्छा ऊपर कौन है, और ऊपर क्या है x³ माइनस, उस कंडीशन को 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो वहां पर भी तो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। और उसके लिए भी डिवाइड में कौन चाहिए x - 3 से डिवाइड, x - 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी नीचे x रेज़ टू 5/9 माइनस 3 रेज़ टू 5/9 अपॉन x - 3 इंटू x - 3 से डिवाइड, x - 3 से मल्टीप्लाई, x - 3 और x - 3। अब तो ये प्रॉपर्टी ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है। ऊपर a का काम कौन करेगा 3, a का काम कौन करेगा 3, तो ऊपर क्या आएगा 3 इंटू 3 का पावर 2 n इंटू a रेज़ टू n - 1, और नीचे क्या आएगा 5/9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5/9 माइनस 1 तो माइनस 4/9 ना, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। तो अगर आपने देखा आपके पास कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन है जिसको आप सिंपलीफाई नहीं कर पा रहा हो और कुछ कर नहीं हो, मतलब कुछ सिंपलीफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो रहा, अजीब से पावर दिया है, तो ये प्रॉपर्टी को यूज करो। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए और 0/0 का फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तब डायरेक्टली यूज कर लिया। फिर आपकी सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, कौन सी तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी और कैसे डिराइव किया था हमने। तो प्रॉपर्टी कौन सा था, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x का आंसर 1, और उसके साथ में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x/x का आंसर भी 1। जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी था, और ये डिराइव कैसे हुआ था, किसके हेल्प लेके सैंडविच किया, किसके हेल्प किया था सैंडविच किया। और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का तो कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री की तो हर प्रॉपर्टी कहाँ से डिराइव होती है, एक ही जगह से तो डिराइव होती है। कहाँ से, पूरा का पूरा जीरो कहाँ से डिराइव होता है, यूनिट सर्कल। मतलब हर चीज बनी कहाँ से, उस टाइम पर हमने क्या कहते हैं यूनिट सर्कल लिया था, उस सर्कल को हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया था, उस पॉइंट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया था, जहां से हमने टेंजेंट बना लिया था। इसका एक्सट्रीम पॉइंट को बी नाम दे दिया था, इसको ज्वाइन कर लिया था सेंटर से, तो सर्कमफ्रेंस को कहीं पर कट कर रहा था, उसको सी नाम दे दिया, सी और ए को ज्वाइन कर लिया, तो एक कोड बन गया। अब इस पूरे डायग्राम में मुझे तीन चीजें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ओएसी, ट्राइंगल ओएसी, मुझे दिख रहा है सेक्टर ओएसी, सेक्टर ओएसी, और मुझे दिख रहा है ट्राइंगल ओएबी, ट्राइंगल ओएबी। अब इस तीनों के अगर एरिया को अगर कंपेयर करें तो किसका एरिया सबसे छोटा होगा, ओएसी का, सेक्टर ओएसी का, या ट्राइंगल ओएबी का। सीधी बात है, ट्राइंगल ओएसी का सेक्टर ओएसी से छोटा और उसका एरिया ट्राइंगल ओएबी से। ट्राइंगल ओएसी का एरिया को क्या लिखोगे, अच्छा यूनिट सर्कल से डिस्टेंस कितना, रेडियस 1 होगा ना, और किसी ट्राइंगल के दो साइड पता हो, उसके बीच का एंगल पता हो, तो एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, है ना। अगर दो आपके पास एडजेसेंट साइड हो और अगर उसके बीच का अगर एंगल पता हो तो हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला को यूज करते हैं हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, राइट। सेक्टर ओएसी का एरिया
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, सेक्टर की फॉर्मूला होती है एरिया की। फिर ट्राइंगल ओएबी, अच्छा ओएबी तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि सेंटर से लेके टेंजेंट पे जब भी लाइन बनाई जाएगा कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करें, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कौन है 1 ओए और हाइट कौन है, अच्छा एबी को ऐसे लिख सकता हूँ tan theta is equal to AB upon 1, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side। तो AB किसके बराबर है, तो हाइट मेरा tan theta है और पाई को अगर डिग्री पे लिखेंगे तो 180, ये 180 डिग्री इंटू 2 तो 360 डिग्री, तीनों जगह पे 1/2 1/2 1/2 कैंसल, तो लास्ट में क्या रिलेशन था sin थीटा इज लेस देन थीटा इज लेस देन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि भाई sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा से हमेशा छोटा होता है और थीटा हमेशा tan थीटा से छोटा होता है, जबकि sin और tan अगर इसको अगर दूसरे लॉजिक से भी समझो sin और tan दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे साइन की वैल्यूज भी तो बढ़ती है। बट अगर आप लोग अगर यूनिट सर्कल को समझे होंगे तो आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से आप लोग π/2 की तरफ जाते हो, π/2 मतलब रेडियन से देखूंगा तो 1.5 की तरफ जाते हो, तब 0 से कहाँ गए 1.5। उसके सामने साइन की बात करोगे तो साइन 0 डिग्री की तरफ 0 और साइन π/2 की तरफ 1, तो साइन की इंक्रीज हुआ, पर साइन जब 1 पे पहुंचते तो आपका एंगल कहाँ पहुंच गया होता है 1.5 पर, तो किसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा होगा थीटा का, किसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा होगा थीटा का, इसलिए थीटा हमेशा साइन थीटा का आगे है, दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बट थीटा हमेशा साइन थीटा से थोड़ा सा आगे रहेगा, राइट। बट इनिशियल लेवल पे जब 0 डिग्री होगा तो दोनों की वैल्यू 0 पे तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो इनिशियली बहुत छोटे वैल्यूज के लिए थीटा और साइन थीटा की वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बहुत ही माइनर सा होता है, इसलिए आप लोगों ने फिजिक्स में काफी बार मैकेनिक्स में हम लोग जरूरत पड़ने पर साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं बहुत छोटे एंगल के, क्यों, बिकॉज साइन थीटा एंड थीटा बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन, पर दोनों के इंक्रीजिंग रेट में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ये जब 1 पे पहुंच रहा है ये चीज कहाँ पहुंच रहा है, ये चीज आप tan थीटा थीटा के साथ नहीं कर सकते। थीटा जब 1.5 पर पहुंचता है तो tan π/2 कहाँ पहुंच गया, आप tan थीटा को थीटा से कभी रिप्लेस नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि tan का इंक्रीजिंग रेट थीटा के इंक्रीजिंग रेट से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए tan थीटा हमेशा, अगर ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर ये मेरा sin थीटा का ग्राफ है और y है ना, x का ग्राफ है y इक्वल टू sin थीटा का, मुझे y इक्वल टू थीटा का ग्राफ बनाना है, ये sin x लेते हैं, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है और मुझे y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू x एक लाइन होती है, कहां से पास होगा ओरिजिन से, x पॉजिटिव होगा तो y भी, x नेगेटिव होगा तो y भी बस, तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो अब मैं आपसे पूछूं कि अब मैं अगर y इक्वल टू x की लाइन बनाता हूं तो sin x को कितने पॉइंट पर कट करेगा, कैसे पता y इक्वल टू x की लाइन, यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से लाइन बनाऊंगा तो 3 पॉइंट पर भी कट कर सकता है, 1 पॉइंट पर भी कट कर सकता है, तो पता कैसे चलेगा, तो मुझे यहाँ से पता है, तो मुझे यहाँ से पता चलता है, यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि sin x जो होता है वो हमेशा x से छोटा ही होगा, इसीलिए जब मैं y इक्वल टू x की लाइन बनाऊंगा ना वो sin x ग्राफ के ऊपर ही रहेगा हमेशा, इसका ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, पर 0 पे दोनों सेम जगह होते हैं, उसके बाद दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, बट किसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है x का, इसलिए वो sin x के ग्राफ के ऊपर ही रहेगा, तो सिंगल भी से की इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। अब उसके सामने अगर मैं tan x और y इक्वल टू x का ग्राफ बनाऊं, मैं ये उसको समझ में आता हूँ, यहाँ पे है जिसको ग्राफ ना तो याद है, ये tan x का ग्राफ है,
x इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन एक कैसे प्लॉट होता है, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की लाइन एक कैसे प्लॉट है। अब यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो y इक्वल टू x का जो लाइन होगा वो 10x के ग्राफ के हमेशा नीचे ही रहेगा। क्यों? तो 10x का इंक्रीजिंग रेट इसके इंक्रीजिंग रेट से बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्राफ ऐसा है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट रिलेशन है। sin थीटा इज ऑलवेज लेस देन थीटा एंड थीटा इज ऑलवेज लेस देन 10। और इसी को जब हमने sin थीटा से डिवाइड किया था तो हमें ये प्रॉपर्टी sin थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 1, ये क्या होगा थीटा बाय sin थीटा, ये क्या होगा sin थीटा से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा, सॉरी 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा ना। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसको रेसिप्रोकल करोगे, अब इसको सैंडविच थ्योरम क्यों बोला जाता है? आप लोगों ने मैंने जो पूछा कैसे बोला था, आपको बोला सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या है बेसिकली? सैंडविच थ्योरम ये बोलता है हमें कि भाई मुझे अब जैसे इसमें थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0। थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 0। तो अगर मुझे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 चाहिए तो मुझे पता है कि मैं ये सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि थीटा को 0 रखोगे कैसे? थीटा को 0 रख ही नहीं सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोई फंक्शन भी जिसका लिमिट फाइंड करना और जो फाइंड करना पॉसिबल है, तब उसके आजू बाजू का फंक्शन बताता है। मुझे बीच वाला फंक्शन नहीं पता है, बट मुझे उसका ऊपर का एक फंक्शन पता है, मुझे उसके नीचे का एक फंक्शन पता है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना आता है। तो ये फंक्शन बीच में है, उसके ऊपर और नीचे एक लेयर बना हुआ है जो नॉर्मली सैंडविच में होता है, राइट। जो आजू बाजू की वैल्यू आपको फाइंड करना आता है, आपको ये नहीं फाइंड करना आता, क्योंकि लिमिट जब अप्लाई करोगे तो ऐसा थोड़ी बात है कि यहाँ अप्लाई हो रहा है, लिमिट तो तीनों जगह अप्लाई होगा। तो लिमिट जब तीनों जगह अप्लाई होगा तो मेरे लिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय cos थीटा फाइंड करना पॉसिबल है। इससे थीटा को 0 रखोगे कैसे? और इसको आप सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज़ ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो सिंपलीफाई होगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप फाइंड कर पाओ। आप क्या मतलब कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, उसके आजू बाजू के दो फंक्शन ढूंढे जिसको फाइंड करना मुझे आता है, और जब इसको फाइंड किया तो बनी है ये कांस्टेंट है, इसमें तो डायरेक्ट थीटा को 0 रख सकता हूं। तो cos 0 की वैल्यू भी क्या आ गया, 1 है ना। cos 0 भी क्या हो जाएगा, 1। अगर मैं इस स्टेटमेंट को रीड करता हूं तो क्या पता चलता है, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होगा। और अगर एक तरफ रीड करते हो तो लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज लेस देन, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। तो क्या नहीं होगा, या तो 1 से बड़ा होने वाला है या तो 1 से छोटा होने वाला। तो क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 1 को अप्रोच करेगा बट 1 नहीं होगा। लिमिट हम ढूंढते ही गया जो नहीं होने वाला है, इसलिए इसका आंसर हम क्या लिखते हैं। और ये एक फंक्शन के आजू बाजू का फंक्शन बना है, और एक लेयर के ऊपर एक लेयर है, नीचे भी लेयर है, इसीलिए उसको सैंडविच किया का मेन लॉजिक वही है। और जैसे मैंने इसको sin थीटा से डिवाइड करके ये प्रॉपर्टी डिराइव हुआ, वैसे ही tan थीटा से डिवाइड करके। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछा, कोई भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही दो प्रॉपर्टी, एक sin की और एक tan की। अगर और कोई टर्म दे cos, sec, cosec, cot, तो पहले उसको आपको sin और tan में ले जाना है, और तो प्रॉपर्टी होता ही। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का रूल क्या है? पहला रूल 0 बाय 0 का फॉर्म बनना चाहिए, इसका मतलब कि जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो साइन का एंगल 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो फिर वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए। तो फिर आप इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख पाओगे, 1। आपको कोई पूछे sin x by x क्या होता है, तो आप यही बोलना कुछ नहीं होता, sin x by x ही होता है। sin x by x 1 नहीं होता, तो लिमिट अप्लाई होता है इसीलिए sin x by x 1 होता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin x by x क्या होता है, इतना समझाता हूँ फिर भी बच्चे इसका आंसर 1 लिख के आते हैं, और तुम लोग बच्चों का आंसर बच्चे फिर एग्जाम में इसको 1 लिख के आओगे, बट इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होगा? क्योंकि ये 0 बाय 0 का फॉर्म ही नहीं है, राइट। जब मैं लिमिट लगा रहा हूँ तो क्या मेरा एंगल 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकता।
और जरूरत भी क्या है वो प्रॉपर्टी लगाने की, जब डायरेक्टली लिमिट लगा लो ना। आपका जब डिनोमिनेटर 0 आ ही नहीं रहा तो टेंशन क्या है, x को 1 रख दो, आंसर ही फाइन, 1 खत्म हो गया। पर अगर ऐसे किया होता लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका आंसर 1 होता, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि इसमें जब मैं x को 1 रख रहा हूं तो मेरा एंगल 0 हो रहा है और वही टर्म डिवाइड में भी है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा, राइट। तो जब आप लोग अप्लाई करोगे ये प्रॉपर्टी तो पहले चेक करोगे कि आप क्या आपका एंगल 0 हो रहा है, आपका एंगल अगर 0 हुआ तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, और वही एंगल अगर डिवाइड में हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, कौन सा फॉर्म है, x को 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो कौन सा फॉर्म हुआ। तो चलो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन गया, पर प्रॉब्लम ये कि मेरे पास cos की कोई प्रॉपर्टी नहीं, इट मींस कि मुझे त्रिकोण की सारी फॉर्मूला आनी चाहिए। क्या होता है 1 माइनस cos x की फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई, और नीचे है x। फिर अब साइन तक तो पहुंच गया, अब मैं x को 0 रखा, x को 0 रखा तो क्या मेरा एंगल 0 बना, यस है ना, एंगल तो 0 बन रहा है, भले प्रॉपर्टी लगा था। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड में क्या चाहिए, अगर यहाँ पर x बाई में तो डिवाइड में क्या चाहिए, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, x बाई 2 इंटू x बाई 2, तो नीचे मुझे क्या चाहिए x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो बचेगा क्या, तो ये 1/2 क्या मिला आपको, तो इस फंक्शन का आंसर नहीं होगा। तो कोई मुझे पूछे कि ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो मैं बोलूंगा 0 के लिए, मतलब 0,1/2 फंक्शन ब्रेक होगा ना 0,1/2। मुझे दिया हुआ है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है 0/0 tan टू 0 sin टू 0, तो कौन सा फॉर्म हुआ 0/0, राइट। और अच्छी बात ये है कि टेन और साइन दोनों की प्रॉपर्टी है, तो मैं अगर इसको टेन और साइन दोनों की प्रॉपर्टी को अगर मैं ऐसे लिख लूं tan x बाई एक्स क्यूब माइनस sin x बाई एक्स क्यूब, मैथमेटिकली लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan x बाई एक्स क्यूब माइनस sin x बाई एक्स क्यूब तो लिख ही सकता हूं, और लिमिट जब अप्लाई करूंगा तो tan x बाई एक्स का आंसर क्या हो जाएगा 1, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स क्या होता है 1, तो बचेगा क्या 1/x स्क्वायर, वही लिमिट अगर यहाँ पर लगाया जाएगा, लिमिट हर जगह लगेगा, तो sin x बाई एक्स 1, बचेगा क्या 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो आंसर ही क्या पर ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब लिमिट लगाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि sin x बाई एक्स में लिमिट लगा और x स्क्वायर में लिमिट ही नहीं लगा। जब आप लिमिट लगाओगे तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर 5000 जगह पर x है तो 5000 जगह पर एक साथ ही x पर लिमिट लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने tan x बाई एक्स में लिमिट लगा के उसको 1 कर दिया और 1/x को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना, लिमिट लगाने पर वो हर जगह पर एक साथ ही रहेगा, इसलिए ये अप्रोच ही गलत है, ये अप्रोच ही नहीं हो सकता। तो इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, tan x को क्या लिखोगे sin x बाई cos x, क्या कॉमन निकल जाएगा, क्या रहेगा आंसर 1/cos x, एलसीएम ले लूंगा तो 1 माइनस cos x डिवाइड बाई cos x इंटू x क्यूब sin x बाई cos x, sin x बाई cos x tan x 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे क्या बचा x क्यूब, उसमें से एक x किसके पास जाएगा tan x के पास,
अब जो यहाँ पर एक बचा एम स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एंगल 0 हो रहा है, पर यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकता है, तो लिमिट लगाने पर यहाँ पर भी 0 हो रहा है, तो नीचे क्या चाहिए 2x²/4, बिकॉज x/2 दो बार चाहिए ना स्क्वायर है, x²/4 तो 430/4 से लिमिट लगाने पर इसका आंसर, लिमिट लगाने पर इसका आंसर बना, tan x का आंसर 1 नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा इसलिए 1 हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पर लगा हुआ इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो बचा कैसे 2/4 आंसर है 1/4। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी इक्वेशन आता है तो मेरे पास ये दो फॉर्मूला है, इस दो फॉर्मूला को यूज करके, ये जो प्रॉपर्टी या फॉर्मूला बोल लो, जो प्रॉपर्टी बोल लो, इसको यूज करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना कि मैंने दो कंडीशन बताई, लिमिट अप्लाई करोगे तो एंगल 0 बनना चाहिए दोनों में, और वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए, तो इसका आंसर डायरेक्टली अपने 1 लिखना है। ये क्लियर है? तो पर तीनों पहले प्रॉपर्टी लिखो, फिर बेसिक फॉर्मूला। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया आज तो भी पूरे क्लास में, इसमें कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ पता है, सेम टू सेम ये हर चीज ऐसे जिसकी लैंग्वेज में आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। अब जो शायद फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद बताऊंगा, शायद ये पहले डिस्कस नहीं हुआ होगा।
इसकी जो ये जो आप लोग की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है सेकंड और थर्ड वाली, मतलब तो दो प्रॉपर्टी का सेकंड में मैंने लिख दिया है, उसी दोनों से उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 होता है ना, ये अभी हमने डिराइव किया। अब अगर मुझे पता है कि sin x का कोई ना कोई आंसर भी होगा, तो वो sin x इक्वल टू y, एक्चुअली कुछ रखोगे तो एक तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 से कोई बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू रखोगे तो sin का कुछ तो आंसर आता होगा, राइट। अब वो sin x अगर y है तो x क्या होगा, sin को तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो sin इनवर्स में होगा, x किसको अप्रोच करना है, 0 को। if x is approaching to 0 then y is also approaching to 0, sin 0 की वैल्यू कितनी 0, अगर एक 0 को अप्रोच कर रहा है तो y भी किसको अप्रोच करेगा। अब यही पूरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो x टेंडिंग टू 0 then y टेंडिंग टू 0, sin x is y and x is sin इनवर्स, तो सामने आंसर तो 1 है। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लूं दोनों साइड, तो लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 sin इनवर्स y अपॉन y, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होने वाला है। तो मुझे ये पता चला कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by 1 होता है। वैसे ही अब वेरिएबल को अगर चेंज करके y की जगह पर अगर x लगा दूं दोनों जगह पर, मतलब यहाँ पर x को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा मुझे, तो मेरे पास जैसे sin की प्रॉपर्टी है वैसे सेम टू सेम प्रॉपर्टी sin इनवर्स की है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जैसे sin x by 1 होता है, वैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x by x भी, ठीक है। वापस इसमें वही कंडीशन तो है कि लिमिट लगाओगे तो ये 0 को अप्रोच करना चाहिए और वही टर्म से डिवाइड में होना चाहिए, तो इसका आंसर आप बन लीजिए। और सेम वे जैसे इसमें मैंने किया वैसे 10x को अगर y लेके करूंगा तो इसके साथ ही कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x by x का आंसर भी। हमारे पास ट्रिगो के लिए प्रॉपर्टी है, वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास इनवर्स ट्रिगो के लिए भी प्रॉपर्टी है। बट वो प्रॉब्लम जो ट्रिगो में कि आपके पास सिर्फ साइन टेन की प्रॉपर्टी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, सिर्फ साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी अगर वो कुछ दिया जाए तो पहले मुझे दोनों में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये मेंशन कर लो उसके साथ साथ में। तो ट्रिगो भी है आपके पास, इनवर्स ट्रिगो भी है। नेटवर्क से आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कभी और। एक दिन का आपके पास और टाइम मिल गया, फंक्शन का जो भी काम बाकी है उसको कंप्लीट करो। और मैं आप लोगों का डाउट क्लास कल नहीं परसों रखूंगा, जिससे और एक दिन का टाइम मिल जाएगा। तो परसों अपने रेगुलर क्लास के पहले मैं आपको फंक्शन के डाउट दूंगा, और आप लोग जो भी डाउट है तो पहले ग्रुप में आप लोग डालोगे, उसके अंदर जितना डिस्कस हो जाएगा तो मैं सिर्फ कॉमन डाउट डिस्कस करूंगा, वरना तो फिर वो सारे। और उस दिन आना भी वही बच्चे, यहाँ पर मुझे दिखना भी वही बच्चे जिनका वो फंक्शन का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम लोग सिर्फ मुझे उसी को एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड है जो भाई काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना शक्ल दिखाना मेरे पास मजा है, ठीक है। आज का टाइम है, कल का टाइम है आपके पास। फंक्शन के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है उसको डिस्कस करो, पहले उसको ग्रुप में डालो, ग्रुप में जितने डिस्कस हो जाएंगे तो उतना अपने को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास में वरना सारे डाउट करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जहाँ पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है या डिफरेंशिएशन के कोई लॉजिक की जरूरत पड़ी है, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, तो फिर फंक्शन तक करके छोड़ दो, ओके।
नहीं होगा।